So in this video, I'm going to take comprehensions from CDS 2022 paper and CDS 2023 paper. Okay. And in this video, I'm going to tell you the approach, how to solve comprehension or how you can approach comprehensions. ठीक है. और इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जनरल टोन नहीं पता चलता है कि पैसेज की क्या है. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देखना है. ठीक है. ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन आई कांट टेक बिकॉज टाइम क्रंच है. एंड इसी वजह से विल टेक पैसेजेस फ्रॉम सीडीएस 2022 एंड 2023. ठीक है. बाकी के कॉम्प्रिहेंशंस आप सॉल्व करना. ओके. चलिए. फर्स्ट अप्रोच मैं आपको जो बता रही हूँ, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन, क्या होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगता है आपको. ठीक है. आप टाइम कैसे सेव कर सकते हो? सबसे पहले जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है. ठीक है. इससे क्या हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लो. जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हो, तो जो जो भी इसमें कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी इसमें आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, तो जब आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप वही कीवर्ड्स ढूंढोगे. ठीक है. इससे क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा. अब पहले क्या होता है ना, जब भी आपकी जनरल टोन है, जनरल टोन के लिए पहले आपको एक बार नजर मारनी पड़ती है अपने पूरे पैसेज पे कि क्या बोल रहा है. जनरल टोन का मतलब क्या होता है कि पैसेज में क्या चीज बताई जा रही, क्या टोन में बात हो रही है. ठीक है. क्या चीज बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल है, सिटायरिकल है, एनालिटिकल है, या फिर इंफॉर्मेशनल है. और आपको क्या होगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा. देखो क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज है उसके आप नेगेटिव इम्पैक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसको क्रिटिसाइज करो, क्रिटिकल हो रहे हो उस चीज को लेके. सेकेंड इज सिटायरिकल. सिटायरिकल में क्या होता है ना कि, होता है ना, यू आर बीइंग sarcastic, sarcastic टोन जा रही है, या फिर कुछ आयरनी है, दैट इज satirical. एंड एनालिटिकल तो वही हो गया कि कुछ तुमने किसी का एनालिसिस किया है, कोई एनालिटिकल उससे किया है. एंड इंफॉर्मेशन इज जस्ट इंफॉर्मेशन, कि आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी चीज का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, ये पैसेज पढ़ोगे, तो उसने क्या बोला, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की है कि प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, फिजिकल सराउंडिंग में इंटरैक्ट करते हैं, देन इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं. ये सब चीजें, ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट है, एग्जांपल्स दे दिया उसने. तो क्या इसमें आपको कुछ क्रिटिकल दिखा? नहीं दिखा. सटायरिकल भी कुछ नहीं है, आयरनी जैसा कुछ नहीं है, एनालिटिकल कुछ एनालिसिस किया उसने? नहीं. बट इट इज इंफॉर्मेशनल, कोई इंफॉर्मेशन ही बता रहा आपको. ठीक है. तो इट वाज इजी. इजी है ना ये चीज करना, कि क्या था वो, इंफॉर्मेशनल है, कि आपको इंफॉर्मेशन बता रहे कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो है. तो देखो आपको इंफॉर्मेशन दी गई, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है. सो इट्स अ इंफॉर्मेशनल पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन. समझ आया. टोन इसकी ये है. बाकी ये देखिए, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट. तो नॉन लिविंग कौन सा होगा इसमें? विंड होगा. बाकी आप यहाँ से भी पढ़ के कर सकते हो. ठीक है. ये जो है ना, यहाँ से पढ़िए, बिना पढ़े भी आप कर सकते हो, बट उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप चेक कर लोगे. ठीक है. कि कौन कौन से आपके नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं. ओके. चलिए. नेक्स्ट वी हैव इज एबायोटिक कंपोनेंट. कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एबायोटिक, यहाँ पे चेक करो. एबायोटिक कंपोनेंट है तो फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स. ठीक है. तो दैट इज योर, कौन से हो जाएंगे आपके, फिजिकल फैक्टर्स हो जाएंगे. ये रहा आपका फिजिकल फैक्टर्स. ओके. आंसर आ जाएगा आपके क्या, फिजिकल फैक्टर्स. ये तो इजी है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको उसमें से कॉम्प्रिहेंशन से दिख रहे हैं. नेक्स्ट उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. आप तो बिना पढ़े भी ये कर सकते हो. क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड्स जो होती है वो आपकी, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम. वाइल जो गार्डन और क्रॉप फील्ड्स होते हैं वो ह्यूमन मेड्स होते हैं. तो यहाँ से भी पता चल जाएगा. ऑड वन आउट कर सकते हो. फॉरेस्ट खुद है, पॉन्ड खुद है, लेक्स खुद बनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, मतलब कि उसके कंपोनेंट्स ये हैं. तो ये तो बहुत इजी आपका पैसेज था. तो टोन के बारे में आपको पता चल गया कैसे करना है. ओके. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पैसेज. इसमें भी आप क्या करोगे, पहले पैसेज से पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे. तो वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन इम्प्लाइज. उसने बोला कि हम ओशन पे रह रहे हैं ऐसा लग रहा है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं. दे वर होमलेस. क्या ये लग रहा है आपको कि वो होमलेस थे इसीलिए वो ओशन में रह रहे हैं? कोई सेंस नहीं बना. दे वर ऑन अ लॉन्ग वॉयज इनटू द अटलांटिक. हाँ, मतलब कि वो बड़े लंबे
टाइम से वोयज पे थे अटलांटिक, हो सकता है ये। दे वर विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना इसका भी। दे वर फिशिंग डीप इनटू द अटलांटिक फॉर देयर लिविंग, ये भी कुछ सेंस नहीं बना। तो आंसर इज दिस। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे। यहां से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ये देखो, दैट वी वर स्लोली मूविंग डीपर इनटू द अटलांटिक में जा रहे थे वो। सो वी गॉट द फीलिंग रियली दैट वी बिलोंग देयर, कि हम यहीं से यहीं पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। दैट वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन, तो ऐसे लग रहा था कि हम सच्ची में ओशन पे रह रहे हैं। तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, फाइन। चलिए, द बर्ड्स ऑल सीम टू लीग अप एट द नाइट टाइम। उसने क्या बोला, लीग अप। लीग, लीग का मतलब ही क्या होता है कि ग्रुप बना रहे हो या फिर एक साथ आ रहे हो तुम। तो क्या हो जाएगा इसमें, अब लेफ्ट अलोन और आइसोलेटेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीग अप की बात की है। तो या तो आपके पास होगा गेट टुगेदर हो रही है या फिर स्टे हो रहा है। तो लीग अप कर रहे हो आप, ठीक है, गेट टुगेदर कर रहे हो, नाइट टू गेट टुगेदर हो रहा है, कि बर्ड्स क्या करते हैं, गेट टुगेदर कर रहे हो। बाकी आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से एक बार देख सकते हो, यहाँ से आप पढ़ के, ठीक है। बाकी आप बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हो, बट ये मैं आपको एडवाइस तब करूंगी करने के लिए अगर आपके पास टाइम क्रंच, आपके पास टाइम नहीं है। बट अप्रोच आपका यही होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, देन उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन में जाओगे। नाउ व्हाट डिड द ऑथर राइट इन हिज लॉग, क्या लिखा उसने, ये हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन। तो लॉग वाला कहाँ पे है, ये देखिए, I wrote in my log, I have known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provided fear in both boxing and parachuting. मतलब कि fear की बात कर रहा है, उसने किसके बारे में लिखा, fear के बारे में बात किया कि सो दे फेस द वर्स्ट काइंड ऑफ फियर एवर, मतलब कि जो उसने बोला, जब मैं पैराशूटिंग और बॉक्सिंग करता हूँ उससे ज्यादा भी उसने जो फियर एक्सपीरियंस किया वो यहाँ पे किया था। दे वर एक्सीलेंट इन बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। दे फेस द स्टॉर्म ब्रेवली, ये भी उसने नहीं लिखा। एंड दे स्टार्व फॉर फूड, तो इजी कॉम्प्रिहेंशन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल। वो सर्वाइवल की सारी होप्स उसने छोड़ दी, क्यों, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, नो सेंस। देयर वॉज नो कमिंग हेल्प, हेल्प नहीं आ रही थी। They were frightened by the whales and dolphins. अब क्यों उसने लॉस कर दिया, बिकॉज दे वर फेसिंग अ सेवियर सी स्टॉर्म। यहां से अगर आप देखोगे ना, tonight alive with nothing save us if we get into difficulty, no ship could get us off, we are completely in God's hand, हम गॉड के हैंड में। ऑल नाइट द विंड स्क्रीम्स लाउडर एंड लाउडर, द साउंड ऑफ सी ग्रो कर रही है। सो वी टॉक ऑफ मेनी थिंग्स एंड ऑल दैट, ये सब चीजें होगा क्योंकि वो स्टॉर्म फंस गए थे, इसीलिए उसने बोला कि उनका सारी की सारी होप ऑफ सर्वाइवल खत्म हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज, वी आर ओवरटेकन बाय एन इनॉर्मस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्यों आएगी एक इंसान में, क्यों आएगी ह्यूमिलिटी, एक मॉडेस्टी। देखो, ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी सेम आ रहा है। एक तो यहां से आपको पहले हो जाना चाहिए। दूसरा है, हैव लॉस्ट फेथ इन देमसेल्फ, खुद से विश्वास उठ गया तो क्या वो मॉडेस्ट हो जाएंगे। वर रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम द शिप्स अराउंड देम, वो रेडी हो गए थे अभी कि हम शिप से एक्सेप्ट कर लेंगे हेल्प। ये तो कुछ बना ही नहीं। उनको इक्विपमेंट चाहिए थे, फूड टू सर्वाइव, इसलिए वो मॉडेस्ट हो गए, नहीं ये आएगा। उन्होंने वो क्यों, उनकी एक ह्यूमिलिटी वाली फीलिंग हो गई थी, क्योंकि उनको उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि जो स्ट्रेंथ और पावर है नेचर की, जो भी स्ट्रेंथ है नेचर की, पावर है नेचर की, उन्होंने उसको मॉडेस्टी के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप पढ़ के भी आपको ये चीज समझ आती है। कभी कभी जैसे ये देखो, ऐसे कुछ तो भी उसने फालतू फालतू का स्टेटमेंट दिया होता है, तो वो नहीं रहता आंसर, ठीक है। हो गया, दिस वॉज योर सीडीएस 1 2022। लेट्स मूव टू सीडीएस 2 2022। ओके, चलिए अब इसमें भी आप क्या करोगे, पहले उसने बोला दैट चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड इज, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, क्या था कि वो सिक्योरिटी पैक्ट साइन करेगा। एक्सटेंडेड स्टेटस डेवलप करना, ये देखो डेवलप करना सोलोमन आइलैंड, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। उसने क्या बोला, टू कंट्रीब्यूट इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात बोल रहा है, यहाँ पे भी इनहेंस करने की बात कर रहा है सिक्योरिटी की। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। आई एम अगेन सेइंग मोस्ट प्रोबेबली। अब हम जाएंगे कहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन पे। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये देखिए, उसने बोला इट हैज साइंड अ लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जिसने अग्री किया विद एनी कंट्री, अंडरलाइन करते हैं एम्बिशन टू प्ले अ सिक्योरिटी रोल। क्यों किया है? क्योंकि वो सिक्योरिटी रोल प्ले करना चाहता है, मीन्स कंट्रीब्यूट करना चाहता है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल चीज की बात नहीं की है। सो आंसर वुड बी ए। समझ आया? सो आंसर वुड बी ए। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला था पैक्ट जो था वो सिंबलाइज करता है चाइना के कौन से डॉक्ट्रिन को? कौन से डॉक्ट्रिन को करेगा? देखिए, टू असिस्ट मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर लॉजिस्टिक, ये पैक्ट वाला आप ढूंढो पहले, पैक्ट कहाँ है, ये देखिए। सिग्निफिकेंस क्या है आपका पैक का? एक्सटेंड बियॉन्ड द इमीडिएट रीजनल सिक्योरिटी, जो भी रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न है उससे भी परे है। मतलब ये चीज जो सिग्निफिकेंस है क्या है कि सोलोमन आइलैंड की गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना अपना बेस बना लेगी वहां पे, नहीं, बेस नहीं बनाएगी, बल्कि क्या करे, ये रिलेट करती हैं एक की पिलर जो है चाइना की पॉलिसी, दैट इज पीसफुल राइज, जो है नहीं है वैसे, पीसफुल राइज डॉक्ट्रिन का, जो कि पॉपुलराइज किया गया था पंचशील में, दैट इज 5 प्रिंसिपल में से एक था, दैट वाज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे पैक्ट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज implied by Beijing would not seek to become a global hegemon। उसने बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डिप्लॉयमेंट होता सिक्योरिटी फोर्सेस इन फॉरेन कंट्री सर्टेनली डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया। अब ये इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, इसको छोड़ते हैं अभी पहले। चाइना हैज ऑलरेडी बिगन टू डू एल्सवेयर एल्बीट ऑन अ लिमिटेड, चाइना जो पास कमिटमेंट्स हैं, चाइना की जो पास कमिटमेंट्स है मिलिट्री बेसिस पे या फिर नॉन इंटरफेरेंस की, उसका इंटेंट क्या है? वर्ल्ड को ये बताना दैट जो बीजिंग है वो एक वो ग्लोबल हेजेमन नहीं बनना चाहता। मतलब कि पूरा का पूरा अपने अंडर नहीं लेना चाहता वो। ऑल्दो दिस इज रॉन्ग, ऐसे तो वो ग्लोबल हेजेमन ही चाहता है, बट सी, सो उसने बोला इसका मतलब क्या है? वुड नॉट सीक टू बिकम, इसका मतलब वुड एस्पायर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग रूलर, नहीं, नॉट है। एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, नहीं, नॉट की बात कर रहा है ना वो, तो ये सब पॉजिटिव वाले तो होंगे नहीं। इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, ये आएगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, दैट बीजिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है, बट दिस इज द वन जो नॉट की बात कर रही है, सो दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, सो ये सारी चीजों का मिक्सचर आप करोगे, देन यू विल कम टू एन आंसर। अब उसने नेक्स्ट बोला दैट व्हाट डज स्क्वायर विद दैट आइडिया इंप्लाई, क्या मतलब है इसका स्क्वायर विद एन आइडिया? ठीक है, अब इसमें अगर आप पढ़ोगे वेयर इज स्क्वायर विद एन आइडिया, ये रहा आपका स्क्वायर विद दैट। उसने बोला कि वो तो को एग्जिस्टेंस की बात कर ही रहा है, बट जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो डिप्लॉय कर रहा है फॉरेन कंट्री में, वो इसके साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब इस पॉलिसी के साथ आइडिया जो है वो अग्री नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो स्क्वायर विद दैट क्या हो जाएगा? नॉट इन अग्रीमेंट विद द आइडिया, जो भी आइडिया आप बोल रहे हो को एग्जिस्टेंस का, उसके साथ ये चीज अग्री नहीं कर रही, तो यहां से ही पता चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज स्ट्रैटेजिक फुट होल्ड। अब स्ट्रैटेजिक क्या होता है? कोई भी चीज प्लान्ड हो, दैट इज द प्लान्ड एक्सेस, नॉट लेजिटिमेट पैसेज नहीं होता स्ट्रैटेजिक। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने पास चलते हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हियर। अच्छा, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको पता है कि आजकल क्या कार्बन क्रेडिट का क्या चल रहा है। कार्बन क्रेडिट आप दे सकते हो, फिर उसको खरीद सकते हो, तो व्हाट इज दैट? काउंटिंग कार्बन emissions बाय पुअर कंट्रीज, नहीं, अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग कार्बन एवरी ईयर। आप पढ़ के ही आपको ऐसे समझ आ जाता है कि यार ये तो गलती है, क्या ये बोल रहा है? एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, देखिए हाँ, कि नेशंस के बीच में एक तो ट्रेडिंग सिस्टम है, दूसरा कार्बन में ट्रेडिंग है, तो ऑब्वियसली ये चीज होना चाहिए कि एक्सचेंज हो रहा है कार्बन क्रेडिट्स का बिटवीन नेशंस, एंड काउंटिंग हाउ डेवलप कंट्री इवेट, नहीं ये नहीं आएगा। तो आप इसमें से पढ़ के भी देख सकते हो कहाँ पे ये ट्रेडिंग सिस्टम, ये देखिए, ये ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, दैट इनेबल करेगा नेशंस को टू ट्रांसफर क्रेडिट टू ईच अदर एंड ऑफसेट देयर एमिशन टारगेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द थर्ड इशू। कौन सा थर्ड इशू है? तो चलिए पहले हम थर्ड इशू ही देखते हैं। वेयर इज द थर्ड इशू? यहाँ पे बता रहा है, अ थर्ड इशू इज वेदर अ शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सच अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट
विल गो टू द यूएन अडेप्टेशन फंड। कहाँ है ये? यहाँ पे। ओके, इजी। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कार्बन सिंक। कैसे पता चलेगा? देखिए, फॉरेस्ट रिड्यूस करते हैं कार्बन एमिशन, ओके। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एड टू कार्बन एमिशन, फॉरेस्ट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन एमिशन, फॉरेस्ट कैन इंप्रूव। यार आप ये देखिए, ए वाला स्टेटमेंट और सी वाला स्टेटमेंट, क्या ये दोनों ऑपोजिट हैं? मैंने आपको ये चीज बोला था, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं ना कोई, तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली उन दोनों में से एक होता है। अब आप खुद बताओ, उसने बोला है कि फॉरेस्ट जो है वो एज अ कार्बन सिंक एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कार्बन को कम ही करेगा, बढ़ाएगा तो नहीं ना, रिड्यूस ही करेगा कार्बन एमिशन को। तो फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन आंसर हो जाएगा आपका। ये थोड़ी ना हो जाएगा आपका कि कैन नॉट रिड्यूस कार्बन एमिशंस। और आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है? ओके, समझा? चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम? अब अकाउंटिंग सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है उस पे क्या आ रहा है? सोचिए, कंसर्न बोल रहा है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ नेगेटिव होगी चीज, इसी वजह से कंसर्न है। अब उसने बोला है दैट डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी एडहेयरिंग, हो सकता है क्योंकि नॉट बी, कोई चीज को एडहेयर नहीं कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है वुड बी एडहेयरिंग, अगर वो क्रेडिट सिस्टम को एडहेयर कर रहे हैं तो क्यों कंसर्न होगा? इसमें भी बोल रहा है वुड बी एडहेयरिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब नेगेटिव चीज की बात कर रहा है वो। समझ आया? अब उसने बोला कंसर्न क्यों आएगा आपका? कंसर्न उसी वजह से आएगा कि अगर आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज है, देखो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो, और ज्यादातर अगर आप ये भी सोच के देखोगे ना, जो एडहेयर नहीं करते चीजों को वो यही होते हैं जो ज्यादातर पावरफुल होते हैं ना, और डेवलप्ड कंपनीज हो गए या कंट्रीज हो गए, यही होते हैं जो क्रेडिट सिस्टम को एडहेयर नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है? तो यहाँ पे दिया भी है, किसके बारे में बात कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर हाईली पोल्यूटिंग होती है, मेकिंग डीपर कट्स इन देयर लो एमिशंस बाय बाइंग क्रेडिट्स, कि वो क्या कर लेंगे, पुअर कंट्रीज से ना क्रेडिट्स ही बाय कर लेंगे, ठीक है? इससे भी क्या हो जाएगा कि जो डेवलप कंट्रीज है वो तो इतना ही इमिशन कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं इमिशंस, बट पुअर कंट्रीज फिर क्या रह जाएंगे, अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। ओके, सो आंसर वुड बी दिस। समझा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरर टू द मीनिंग? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? फाइनल ट्रूथ। हम बोलते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करो, क्या होता है? एक फॉर्मल वे होता है ऑफ डूइंग समथिंग। नहीं पढ़ोगे यहाँ से तो भी हो जाएगा ये आंसर। समझ रहे हो? तो बिना पढ़े पैसेज भी कर सकते हो आप, बट क्रॉस चेक करने के लिए प्लीज एक बार पैसेज देख लो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वोलेटाइल? वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से हैं? चलो देखते हैं। ये देखिए, वोलेटाइल कंपोनेंट सच एज फूड एंड फ्यूल, सो इजी। नेक्स्ट इज व्हाई आर प्राइसेस अनलाइकली टू अबेट इन द शॉर्ट टर्म? क्यों प्राइसेस अबेट हो रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म? दैट वील सी। सो आई एम कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन, जो होलसेल का प्राइस इंडेक्स है वो कंटिन्यू टू डबल डिजिट, और प्राइस प्रेशर आर अनलाइकली टू डिसिपेट इन द इमीडिएट टर्म। ये रहा। Now, in what context are the word pass through use in the pass through use किया गया है? ये रहा। However, उसने बोला जैसे तुम्हारी डिमांड जो है फर्म्स अप, जैसे डिमांड बढ़ेगी, the pass through is likely to gather traction, तो pass through होगा। इसमें pass through क्या हो सकता है कि जैसे ही सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस as demand picks up, the manufacturing sector is bearing the burden of input cost। ये तो कुछ बना ही नहीं, that the economy is passing through price pressure। देखिए, जब भी पास थ्रू बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो पास थ्रू उसका लिटरल मीनिंग होगा, लिटरल मीनिंग नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो आंसर वुड बी दिस। उसने क्या बोला, डिमांड की भी बात की कि जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही सर्विस सेक्टर क्या कर लेगा, प्राइस भी बढ़ा देगा। सो दैट सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस एज डिमांड पिक्स अप, तो दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फाइन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड quotidian as used in passage। quotidian कहाँ है? अच्छा, ये देखो, उसने बोला है that considering the risk that the unanchoring of inflation and inflation expectation pose to macroeconomic stability and the country's growth prospect, the central government must look beyond its responsibilities। अब खुद बताओ कि उसने बोला कि सेंट्रल बैंक को जो उसकी कटोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे बियॉन्ड देखना चाहिए।
तो क्या हो सकती है, वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आपकी डे टू डे आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे परे हट के भी आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड देखना चाहिए। तो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें ये चीज आप इसमें ना डाल के देखा करो। So the next question is choose the most appropriate option that describe the meaning of unanchoring। अब याद रखिएगा जब भी ये टर्म की बात कर रहा है ना कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो उसमें ये वर्ड नहीं होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन दैट विल बी सिक्योरली एंकर्ड। पहली बात तो एक ये वर्ड नेगेटिव भी है, कैसे बताती हूँ। कंसीडरिंग द रिस्क, अगर आप रिस्क को कंसीडर करोगे, जो अनएंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन है और जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एक रिस्क पोज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है द राइजिंग एंकर विल फ्री इन्फ्लेशन, ये भी कुछ सेंस नहीं बना, और साथ में एंकर आ रहा है, मैंने क्या बोला उसमें नहीं आना चाहिए। बचते दो। अब वो क्या बोल रहा है, द डिसजॉइंट है बिटवीन इन्फ्लेशन और उसकी एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे दैट अनएंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशंस है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी ये रन अवे इन्फ्लेशन दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये तो कहीं दिया भी नहीं है इसमें, ठीक है। So this was your CDS 2 2022. Now let's move to CDS 1 2023. Okay. So next paper जो है that is your CDS 1 2023. Okay. So इसमें भी आपको जनरल टोन पूछ रहा है, क्रिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है या इंफॉर्मेशनल है। ओके, लेट्स सी। उसने बोला था थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। पहले ही लाइन से आपको समझ आ गया कि ये क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, सिविलाइजेशन को। तो सारे के सारे नेगेटिव में जा रहा है। और दो लाइन पढ़ लो, दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसको पता ही नहीं है कि नॉलेज के साथ क्या करना है। साइंस ने हमें पावर दी है, फिट फॉर द गॉड, येट हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं स्मॉल चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो कि मैनेज कैसे किया जाए मशीन्स को। तो सारी की सारी जो चीजें अगर आप देखोगे ना, बीच बीच में पढ़ोगे, तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है उस चीज को लेके, नेगेटिव जा रहा है। सो टोन कौन सी है इसकी, क्रिटिकल है, पहले ही उससे पता चल गया। देन इज द यूज ऑफ मशीन हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस। अब मशीन का यूज हम इतना ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पिरिचुअल फ्रीडम फेल हो रही है, मोर लेजर एंड मोर एनर्जी, ये तो पहले ही क्रॉस है। स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं ये चीज तो हो रही है, ये चीज तो हो रही है, फेल तो नहीं हो रहे आप इस चीजों में, तो ये दोनों तो नहीं होगा। बचता है आपका स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अगर हम पैसेज पढ़ेंगे, इसके लिए हमें पैसेज देखेंगे, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, ज्यादातर सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। एंड मशीन्स, देखिए इसमें भी देखो सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। और कहाँ पे आपका, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रीडम का तो कोई जिक्र नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट योर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो किसके बारे में कर रहा है, अपने कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर। उसने बोला हमारा सिविलाइजेशन अच्छा बेहतर होता अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हाँ, कैसे होता, इफ मैन डिवोट करता अपना टाइम टू मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, हो सकता है। इफ मैन लुक्स आफ्टर एंड वेट्स अपॉन मशीन, अगर जो इंसान है वो किसका वेट करता रहता है, मशीन का, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इफ मशीन्स आर मैन मेड सर्वेंट्स हो जाती, ये तो बिल्कुल नहीं है। आता है ये दो, इफ अ मैन डिस्कवर हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ देखिए, अ पर्सन हैज अ बेटर चांस होता टू डू दीज थिंग्स दैट ही और शी एवर हैड, ही और शी हैज मोर टाइम, मोर एनर्जी, लेस टू फेयर, लेस टू फाइट अगेंस्ट। अगर जो अपने टाइम और एनर्जी है, have won for him to make more beautiful things, यहाँ पे आ गया आपका। So this would be the answer, ठीक है। Next is according to the passage which one of the following descriptions about machine is true। कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है, they already rule us like we rule animals, ये तो कुछ बना ही नहीं। जैसे हम एनिमल्स को रूल करते हैं वैसे वो हमें रूल कर रहे हैं, नो सेंस, मेक्स नो सेंस। दे वेट अपॉन अस अटेंटिवली, हम वेट करते हैं अटेंटिवली, ये भी कुछ नहीं है। दे आर इनएक्सोरेबल मास्टर्स, हाँ वो मास्टर्स हैं। अब ये दे हैव मेड मैन मोर सिविलाइज, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। उसने यही तो बोल रहा है पैसेज में, क्रिटिकल तो है कि सिविलाइज्ड नहीं रहा एक इंसान इस वजह से। तो आप यहाँ से तो ये हो गया आपको कि क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, बाकी आप यहाँ से भी पढ़ोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैसेज देखोगे आप कि क्या बना दिया उसने, एक्सोरेबल।
difficulty to work or play without the machine and a time may come when they will rule us all together just as we rule the animals. एक और बात याद रखिएगा, जो डायरेक्ट उन्होंने पूछा ना, जैसे उसने बोला है कि डिस्क्रिप्शन की बात की है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट वो स्टेटमेंट नहीं आएगा जैसे उसने बोला दैट दे ऑलरेडी रूल अस लाइक वी रूल एनिमल्स। ऑलरेडी नहीं है, उसने बोला कि टाइम आएगा कि जब एनिमल्स, जैसे हम एनिमल्स को रूल करते हैं वो भी हमें वैसे रूल करे, ये टाइम आएगा, ठीक है। बट उसने ये चीज नहीं बोला अभी। सो ये लिटरली जो पूरा का पूरा आपका जो स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा तो वो नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन की बात की है उसने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर bestowed upon us by science, उसने बोला पैसेज के अकॉर्डिंगली जो हमें पावर दी गई है हम उसको कैसे यूज करते हैं, करनी चाहिए नहीं बट करते हैं। तो देखो जुडिशियली करते हैं, टेम्परामेंटली करते हैं, डिवाइनली करते हैं, इरेशनली करते हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, पहली बात दो तीन चीजें देखो, एक तो ये पैसेज क्रिटिकल है तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छा काम तो किया नहीं होगा, अच्छे काम के लिए तो बोल नहीं रहा। दूसरा अगर आप देखोगे ऑड वन आउट, जुडिशियल इज अ पॉजिटिव वर्ड, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। इरेशनल है जो नेगेटिव है, सो आंसर वुड बी इरेशनल। तो हम क्या करते हैं, इरेशनली उनका यूज करते हैं पावर्स का जो हमें दी गई है। समझ आया? और वैसे भी पैसेज क्रिटिकल है तो नेगेटिव सेंस में ही होगा कुछ। ओके, नेक्स्ट पैसेज में क्या है आपके पास? सो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑन, प्लास्टिक के डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट होते हैं किस किस पे? ओनली ह्यूमंस, ओनली मरीन, ये तो आप बिना पढ़े कर लोगे, ठीक है। ह्यूमंस और मरीन लाइफ दोनों पे होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड, कहाँ मिलते हैं? ओशियनिक डेप्थ में मिलते हैं, माउंटेन टॉप्स में मिलते हैं, मेटल्स मिनरल्स में मिलते हैं। फॉर दिस यू नीड टू रीड द पैसेज। अब आप कहोगे कि ऑल ऑफ द अबव, प्लास्टिक और प्लास्टिक पार्टिकल्स कहीं पे भी मिल सकते हैं, बट देखिए इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में मेटल्स मिनरल्स या माउंटेन टॉप्स का कुछ ना कुछ जिक्र किया है तो ही ये आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा। सो इसका आंसर जो है वो ओशियानिक डेप्थ है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ोगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर पोल्यूशन ओशियानिक के बारे में ही बात की गई है, कहीं पे भी आपका ये क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन टॉप एंड ऑल दैट, ये सब कहीं पे भी नहीं बात की है, ठीक है। मेटल मिनरल्स की भी बात नहीं की है। सो दिस इज आउट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट इज प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर टू बी, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, इतना ज्यादा फैल रहा है, बाहर बाहर तक फैल रहा है, तो दैट मस्ट बी पेंडेमिक। नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एसेंशियल कमोडिटी, क्यों है एसेंशियल कमोडिटी? इट कॉज हेल्थ हाजिर्ड, नहीं, एसेंशियल है, पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें पॉजिटिव ही आंसर होना चाहिए। ये क्लॉग कर लेता है नेचुरल इकोसिस्टम, ये तो उसके ड्रॉबैक्स आ गए, तो ड्रॉबैक्स तो एसेंशियल में तो आएगा नहीं। तो या तो क्या आएगा, इसने अपनी हमारी लाइफ इजियर बना दी, या फिर इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे उसने क्या बोला है कि एसेंशियल कमोडिटी, क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो पहले ही उसने स्टेटमेंट में दे दिया आपका, क्योंकि उसके क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट इज द वर्ड क्लॉगिंग, क्लॉग हो जाना कोई चीज, ये तो इजी था, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, ऑब्स्ट्रक्शन होगा फ्लो ओपनिंग क्लियरिंग। फ्लो का मतलब फ्लो है, ओपनिंग मतलब ओपन है, क्लियर मतलब साफ क्लियर, ऑब्स्ट्रक्शन इज किसी चीज को रोकना, क्लॉग कर देना, सो दैट इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट तो सब में काम करता है आपका, इंग्लिश का कोई भी देखो, चाहे आपका आपके सिनोनिम एंटोनिम्स में मैंने बताया था, आइडियम फ्रेजेस में बताया था। सो डन। सो सीरियस वन 2023 भी आपका हो गया है पूरा। सो जो भी मैंने आपको अप्रोच बताई उसको अच्छे से आप अप्लाई करेंगे, जितने भी आपके पीवाईक्यूज है उसको अच्छे से सॉल्व करिए। टोन कैसे पता करते हैं वो मैंने बता दिया, और कैसे आपको अप्रोच करना, लाइक फर्स्ट यू रीड योर पैसेज, योर कॉम्प्रिहेंशन, देन जो भी आपके टर्म्स होंगे उसको आप क्या करो, अपने कॉम्प्रिहेंशन में फाइंड करो, ठीक है। और पढ़ने के बाद क्या हो जाता है ना, कि आपको एक पता चल जाता है कि हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, फाइन, इट विल सेव योर टाइम, और आपका जो आंसर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली सही आने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। ओके, वॉट एवर इज लेफ्ट सॉल्व कीजिए उसको अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।